डाइपोल फील्ड क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैंने पूरा प्रूव भी किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बेटा नेट फील्ड जीरो नहीं है। तो किसी भी डाइपोल के चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जिसमें अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आए तो वो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करे, लेकिन उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, एक प्लस क्यू की वजह से भी और एक माइनस क्यू की वजह से। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट कहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। ठीक, तो आपको डाइपोल फील्ड निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और डाइपोल फील्ड। अब कहाँ पर? तीन जगह निकालेंगे आप। पहला है आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन क्या होती है बेटा? देखो, एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, दोनों के बीच की सेपरेशन 2l है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन, उसको बढ़ा दो, एक्सिस कर दो उसको खींच के। इसके इधर ये जो लाइन जा रही सीधे, ये क्या है इसकी एक्सिस। ठीक है, तो हमें इस डाइपोल की वजह से इस एक्सियल लाइन पर या इस एक्सिस लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होगी। इसकी वजह से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर इधर कहीं भी। ठीक है, हमें निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। अभी कई नाम से आपको और भी मिलेगा, आप बुक्स पढ़ेंगे किसी को आपको एंड ऑन पोजीशन भी मिलेगा या साइड ऑन पोजीशन भी मिलेगा, सब एक ही चीजें हैं। एंड ऑन पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट साइड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। तीनों चीजें एक है। ठीक, होगी क्या एक्सियल लाइन बेटा? दोनों लाइन को जो मिलाने, दोनों चार्जेस को मिलाने वाले जो लाइन, उसी को राइट साइड लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर दो, जो लाइन आपको दिखेगी वही है उसकी एक्सिस, एक्सियल लाइन होगी। इक्वेटोरियल लाइन, दूसरा टॉपिक आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर। ये क्या होता है? अब इसके नाम पहले देख लो, इसी को आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो ब्रॉड एंड पोजीशन मिलेगा। ठीक, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको मिलेगा। मतलब आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट एनी पॉइंट ऑन द ब्रॉड पोजीशन। तो तीनों का डेरिवेशन सेम, एक ही, तीनों एक है। होता क्या है भाई, ये आपका डाइपोल हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की सेंटर 2l। सेंटर कहाँ पर होगा इस डाइपोल का? ओ पर, यानी यहाँ से l लेंथ पर, यहाँ से l लेंथ पर सेंटर पर क्या मिला आपको? डाइपोल मिला। ओ एक ऐसी लाइन जो इसके कैसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये ऐसे जाएगा और इसी भी तक नहीं, इसके नीचे भी बढ़ा सकते हो, बढ़ा दे डायग्राम बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड व्हाट? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अ लाइन और अ परपेंडिकुलर पासिंग from the center of the dipole perpendicular to the dipole is called what? Equatorial line। तो ऐसे किसी पॉइंट्स पर निकालना, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। फिर एक जनरल केस बनाएंगे कि जरूरी नहीं है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पूछा जाए, हालांकि बोर्ड में बेटा यही दोनों रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगर एक साल ये आया तो अगले साल ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर यही चलता है। ये जनरल केस नहीं पूछा जाता, बट जनरल केस जान लेंगे अगर ना, तो ये और ये दोनों उसी से निकल जाएगा। जनरल केस का मतलब आपने एक्सियल लाइन पर निकाल लिया, आपने इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल लिया, बीच में कह दूं तो मतलब ऐसे किसी पॉइंट पी पर अगर मैं आपसे कह दूं तो ये पॉइंट पी एक्सियल लाइन पर भी नहीं है और इक्वेटोरियल पर भी नहीं, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे निकालेंगे, वो भी आपको पढ़ना है। जनरल केस में क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस पर मान लो कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस है। तो कैसे करेंगे, तीन डेरिवेशन आपको करने हैं, जिसमें से ये दोनों आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया बोर्ड में, और 3 नंबर का पिटा ऐसा सवाल है, चाहे वो किसी बोर्ड का स्टूडेंट सीबीएसई ऐसी यूपी कहीं भी हो, घुमा यही पूछाएगा। तो डाइपोल मोमेंट का सवाल मैंने आपको बता ही दिया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन क्या होती है, बस बात कर रहा हूँ। उसके बाद डाइपोल का अगला सवाल इससे उठेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी एक्सियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी इक्वेटोरियल पर। उस पर डेरिवेशन आता है, सिंपल सा डेरिवेशन आता है, कुछ नहीं पूछा आता उस पर। सिंपल सा है, डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। आपके पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का, जिसके बीच की टोटल सेपरेशन बेटा 2l है एंड O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये डिस्टेंस हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई L। अब आपको इस डाइपोल की वजह से इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कहीं पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि जैसे बना भी हुआ है, समझ सकते हो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये लाइन क्या हो गई पूरी पूरी है, ये स्टिक पूरी इसकी एक्सियल लाइन है। अब किसी पॉइंट पर पूछा जा रहा है यहाँ पर या यहाँ पर, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट एनी पॉइंट P।
विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये पॉइंट याद रखना, आर डिस्टेंस कहां से मानी बेटा मैंने, डाइपोल के सेंटर से। और जब भी आप इस तरीके की इक्वेशन, इस तरीके के डेरिवेशन करेंगे, हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कहां से अज्यूम करोगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। यहां से मत मान लेना, क्योंकि वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, बदल जाएगी, ठीक है। तो आर इज द डिस्टेंस, पी की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितनी, आर है। अब जरा सोचो, इस पॉइंट पी पर इस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और यही ये भी समझ लो आगे पढ़ क्यों रहे हो। अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे होता है ना, एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है स्मार्ट वर्किंग। अभी तक हम लोग हार्ड वर्किंग कर रहे थे कि अगर मान लो कोई ऐसे भी चार्जेस दिए जाते थे तो यहाँ पर कैसे निकालते थे, इसकी वजह से निकाला, फिर इसकी वजह से निकाला, फिर दोनों को डायरेक्शन के साथ वेक्टर सम किया, फिर वैल्यू निकलती थी। अभी भी वही करोगे, लेकिन जब इसका रिजल्ट कंक्लूड करोगे ना, तो उसके बाद ही काम नहीं करना पड़ेगा। आपको एक सेटअप मिल जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2kp/r को डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा। फिर वो लंबा सा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसको एक बार साइंटिस्ट ने बना लिया, भाई पढ़ लिया, काम आसान हो गया। फिर जब प्लस क्यू माइनस क्यू, एटलीस्ट नेचर में जो डाइपोल्स भरे पड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, कम से कम उन डाइपोल्स की कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। चलो भाई, तो क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट पी पर एक बार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर सबका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक। फिर देखेंगे क्या मिलता है, और निकालें। E ड्यू टू प्लस चार्ज एट P, चलो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पहले बताओ, प्लस क्यू है। यहाँ पर कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाते थे। अब किधर जाएगा, प्लस क्यू नॉट को उधर भेज देगा, यानी कि इस पॉइंट P पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, ठीक है। उस तरफ वैल्यू बताओ, E एट P क्या हो जाएगा बेटा, K Q बाई पॉइंट चार्ज। देखो इसमें दो ही चीज जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला आपको याद होगा चाहिए, KQ बाई R स्क्वायर, बस इसी का इस्तेमाल करके काम चला लेंगे। यही जो था Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, Q चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है। चलो तो KQ बाई, ये बताओ यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो सकती है, ये डिस्टेंस R है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस L है बेटा, तो R में से L माइनस कर दो, यानी R माइनस L स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। किधर जा रही है वो, उस तरफ जा रही है। डायरेक्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू, माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू लेंगे, डायरेक्शन लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी चलो परेशान मत होना, इक्वेशन नंबर 1 आओ। E माइनस एट P, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फॉर्मूला फिर भी लगाओगे, K यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ना, माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक होगी बेटा R, ये डिस्टेंस क्या हो गई, प्लस L, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो ये बताओ यहाँ पर डायरेक्शन बताओ, इसकी वजह से देखो माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये हो गई क्या, E ड्यू टू माइनस। तो यहाँ पर नेट फील्ड कितनी होगी, E नेट एट P निकाले, क्या हो जाएगा देखो, E प्लस मैग्नीट्यूड निकालोगे, E प्लस प्लस E माइनस, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम कर दो भाई, जोड़ दो, E नेट एट P इज इक्वल्स E प्लस प्लस E माइनस। अब जब इसको ऐड करोगे बताओ, E प्लस में इसको ऐड करूं या E माइनस में इसको ऐड करूं, भाई जो बड़ा हो, देखो भी क्या करोगे आप, यहाँ पे जब E नेट निकालोगे आप, क्या करना पड़ेगा, E प्लस प्लस E माइनस करना पड़ेगा, ऐड करो। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भाई यहाँ पर, ये KQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस E माइनस कितना है, माइनस KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या आप यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता सकते हैं, इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड या इधर जाएगी नेट, यहाँ पर बेटा वो E प्लस की डायरेक्शन जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इस Q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, इतनी है, और इस माइनस Q से इसकी डिस्टेंस इतनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड Q और R पे डिपेंड करती है, लेकिन प्लस Q और माइनस Q दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ R पर। तो जिस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट P से कम होगी, R की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से ज्यादा होगी। भैया इसके लिए डिस्टेंस कम है ना, इसके लिए तो ज्यादा है, यानी ओवरऑल कौन डोमिनेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस वाली। अभी लास्ट में जाके देखना वो एक्स लॉ निकलेगी भी, और पहले इसको सॉल्व कर ले। E नेट इज इक्वल, देखो कुछ बाहर आएगा, KQ कॉमन आ गया, 1 अपॉन R माइनस L टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन
r प्लस l टू दी पावर 2 इसका सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ई नेट k इंटू क्यू बाहर रहने दो, इसका एलसीएम आ जाएगा, देखो a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं ले सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। यहाँ r माइनस एल यानी क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, सिंपल सा है, वो होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर लेना है। k इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ठीक। अब देखो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये सब कट गया, क्या लिखे, ई नेट की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, देखो k इंटू क्यू 2rl प्लस 2rl दैट इज 4rl, यानी कि k क्यू इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इम्प्लाइज इट। और इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, रीअरेंज का मतलब इसको जुगाड़ को सेटिंग करते हैं। इस 2 को देखो k इंटू क्यू ऐसे रहने दो, इस 4rl को क्या 2 इंटू 2rl लिख सकते हो, तो इस 4 का एक 2 यहाँ पर l ऐसे लिख दो इंटू 2r, देखो फर्क पड़ा क्या, 2 2 4lr क्यू लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2 implies that E net is equal, देखो Q इंटू 2L दिखा, और इस Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हो, P, ये क्या हो जाएगा, देखो E net is equals to Q सॉरी K, और ये हो जाएगा क्या बेटा, P इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें जो आपको याद करने में आसानी होगी। E net is equals to K 2PR upon r square minus l square to the power 2. This is the resultant electric field at P due to the dipole. K या 2 kp, इसको और आसान से करना चाहो कैसे लिख लो इसको, 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर 2। अच्छा अब देखो इसकी डायरेक्शन ढूंढे, अब लास्ट में डायरेक्शन ढूंढा करो, शुरुआत से देखो तो आई कैप जे कैप बड़ी कंफ्यूजन होगी। अच्छा इसमें देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बेटा ई नेट, ये ऐसे वेक्टर लगा दिया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से तो डोमिनेट करती, मतलब किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पर 2kr r स्क्वायर सब स्केलर है, यहाँ पे क्या वेक्टर है, p, वेक्टर p क्या है, p ऐसे देखो, वेक्टर p की डायरेक्शन देखो भाई माइनस q से प्लस q की तरफ होगी, यही तो है वेक्टर p, ये यानी वेक्टर p भी किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वेक्टर e भी किधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली वो भी किधर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी इसको लिख सकते हो वेक्टर e इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k वेक्टर p r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर 2 आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब अगला सवाल जो बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, इस टॉपिक पे 2 सवाल आपसे पूछेगा। पहला सवाल अगर 3 नंबर का आ रहा है, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन 3 मार्कर का होगा, 2 मार्कर होगा, तो आपसे पूरा डेरिवेशन पूछेगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट x ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। दूसरा पूछता है सबसे सवाल बेटा, मैं भी लिखवा भी दूंगा इसको, कि किसी भी डाइपोल की वजह से, किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी आप निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना आता है, 0। देखो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, डाइपोल मोमेंट भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, मतलब याद रखने वाली बात क्या है, क्या लिख दें, नोट वेक्टर ई, या ऐसे लिखो, एंगल बिटवीन ई नेट एंड डाइपोल मोमेंट इज 0 फॉर व्हाट, एक्सियल लाइन। कहीं भी चले जाओ, इस एक्सियल लाइन पर कहीं भी चले जाओ, देखो इधर तो मैंने निकाल ही दिया है कि वेक्टर p भी इधर जाएगा और
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगी। कहीं भी चले जाओगे एक्सियल लाइन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0। 1 मार्कर क्वेश्चन में 2017 का क्वेश्चन है, 1 मार्कर का क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन? द आंसर इज, याद रखिएगा। अभी लास्ट में इसको कंपाइल भी कराएंगे, ठीक। इतना कर डालो, फिर इसके केसेस की बात करें। चलो यहाँ तक तो आ गया भाई हमारा। अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड की बात करें तो बहुत छोटे छोटे एटम्स है ना उसके, मतलब सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं बहुत छोटा बनेगा। मतलब ये है कि नॉर्मली जो ये डाइपोल लेंथ है ना वो बहुत ही छोटी होती है। नॉर्मली 2L इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी डिस्टेंस। कुछ सोचना सोडियम क्लोराइड, अब तुम एक चम्मच अगर नमक ले रहे हो तो उस एक चम्मच नमक में करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूँ 2L, तो डिस्टेंस क्या होगी? छोटी होगी। नॉर्मली 2L इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू व्हाट? R। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसपे आप निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल की वजह से, उस पॉइंट पर उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में 2L लेंथ बहुत ही छोटी होगी। तो उसमें क्या हो जाएगा देखो, अब स्पेशल केसेस क्या बन जाते हैं आपके? स्पेशल केसेस ये हैं, पहला, इफ दिस 2L इज वेरी वेरी लेस देन R, ठीक है। या आप ये कह सकते हो सिंपली द लेंथ, इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R। अच्छा, अगर लेंथ बहुत छोटी है, वो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, तो ये बताओ इस R की वैल्यू बहुत बड़ी है, इस L की वैल्यू बहुत छोटी है, तो भैया चाहे L को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो ना करो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। यानी दिस L कैन बी नेग्लेक्टेड, दैट इज L कैन बी नेग्लेक्टेड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी फॉर्मूला फिर भाई, E इज इक्वल्स टू K 2kpr, और इस स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, r स्क्वायर की पावर 2 यानी r की पावर 4, r टू द पावर 4, एक 4 r कट गया, दैट इज E इज इक्वल्स टू 2kp बाई r क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी विल यूज फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। E इज इक्वल्स टू 2kp बाई r क्यूब। अब नॉर्मली जितने भी फॉर्मूले लगाने बेटा आपको लगाने इसी में, किसी क्वेश्चन में कहेगा नहीं आपसे। अगर स्पेसिफाई किया जा रहा है कि डाइपोल लेंथ बहुत छोटी नहीं है ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तब आप तो वो फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला ही लगाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेने के बाद क्वेश्चन में चेक कर लेना कि जो डाइपोल लेंथ है और जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं हो, तब मत नेग्लेक्ट करिएगा, अदरवाइज 99% केसेस में तो ही लगेगा 2kp बाई r क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है, यानी 2k वेक्टर p बाई r, ठीक। ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या देखो, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, p q इंटू 2l कांस्टेंट ही तो है ना, तो q बदलने वाला है p में ना 2l बदलने वाला है, ये भी क्या है कांस्टेंट, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 बाई r क्यूब। तो E और r क्यूब के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस तरीके का आएगा, कट नहीं होगा, ध्यान रखना, काटना नहीं बीच में, ठीक है। E और r क्यूब के बीच का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो याद रखना बेटा, एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट फॉर एक्सियल लाइन इज ऑलवेज 0। इससे ज्यादा सवाल इसमें कुछ नहीं पूछ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसी एक्सियल पॉइंट पर, किसी भी r डिस्टेंस पर, और निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड एंड लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज दैट आपके पास एक -2 +2 डाइपोल है, टोटल कितना है इसके डाइपोल लेंथ बेटा? 2l। सेंटर ऑफ द डाइपोल से इधर l है और इधर आपने l ले रखा है, ठीक। और आपको इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी OP पर, इस पॉइंट P पर बताना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो लेट अस टेक द डिस्टेंस P, the distance of P from center O is R। क्या कहा था? सेंटर से ही सारी डिस्टेंस मानेंगे, तो हमने कहा है कि सेंटर से R डिस्टेंस पर, कहां पर? इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब कैसे निकलेगा? तो देख लो, डायग्राम पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं।
ये आपका एल है, ये एंगल थीटा थीटा दिया गया है, ठीक, क्योंकि इस इक्वेटोरियल लाइन पर अगर बात करोगे कहीं पे भी चले जाओगे उस पर्टिकुलर सेट के लिए दोनों एंगल्स क्या होंगे, सिमेट्री वाइज सेम होंगे। अब क्या होगा भाई, इस पॉइंट पी पर इस माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे, जैसे ऐड करते हैं। और पहले निकाल लेते हैं, और पहले निकालें ई प्लस की वजह से। हाँ अच्छा, इस डिस्टेंस की बात कर ले, क्योंकि इसकी वजह से जब यहाँ निकालोगे तो डिस्टेंस चाहिए होगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, देखो आर एल, ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो मदद करो भाई मेरी, ई ड्यू टू प्लस एट पी कितना होगा, पी की पी पर प्लस चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब इस पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर ना, मतलब क्या बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, माइनस की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से यहाँ हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इसके बीच की डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे कर देगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर प्लस एल। अच्छा, दोनों इक्वेशन ध्यान देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है, देखो इसकी वजह से यहाँ मैग्नीट्यूड जो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और प्लस की वजह से भी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यानी कि हम लिख सकते हैं ना ई प्लस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई माइनस, मान लिया मैग्नीट्यूड तो कितना है ई से, जैसे आपको सुपरपोजिशन वाले में क्वेश्चन सॉल्व करा दो, आसान हो जाता थोड़ा सा, ई प्लस इज इक्वल्स टू ई माइनस इज इक्वल्स टू ई। अब और देखिए डायरेक्शन क्या है, कैसे चेक करोगे भाई, यहाँ पर एक ट्रेस चार्ज क्यू नॉट लेके जाओगे, अब इस क्यू नॉट पर इस प्लस ई की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस चार्ज से अवे ना, अवे फ्रॉम द, ये हो गया ई प्लस, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगी फिर इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में ये। या उसके पहले देखो, इसकी वजह से अगर यहाँ पर ई प्लस है तो इस ई प्लस के दो कंपोनेंट होंगे, इस ई प्लस के दो कंपोनेंट ना इस एक्सिस के साथ, देखो एक इधर जाएगा, एक ये ऐसे आएगा, ठीक, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर आया। अच्छा, ये टोटल एंगल बता सकते हो क्या कितना होगा, ये एंगल टोटल 2 थीटा ही तो होगा। देखो ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, थीटा प्लस थीटा टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा, तो ये कितना आएगा थीटा, और ये भी कितना आएगा थीटा। अब इस ई प्लस के दो कंपोनेंट मैंने आपसे कहे, इस ई प्लस का एक कंपोनेंट ये आएगा बेटा क्या, ई प्लस कॉस थीटा, और ये क्या जाएगा ई प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर समझ लो, इस ई प्लस के दो कंपोनेंट, एक ई प्लस साइन थीटा, एक ई प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही इस माइनस क्यू वाला जो माइनस सी आ रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ई माइनस का एक इधर, यानी कि एक इधर आएगा, इसको ब्लैक से लिख दें, एक आएगा ई माइनस थीटा एंगल के साथ है, यानी क्या कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा ई माइनस साइन थीटा। अब मैंने आपसे कहा कि ई प्लस ई माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है। इधर देखो, इस क्यू नॉट पर ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस पॉइंट पर बची कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ई प्लस कॉस थीटा और इसका ई माइनस कॉस थीटा, ये दो बचेंगे। तो नेट ई एट पी क्या हो जाएगा भाई, ई प्लस कॉस थीटा और फिर उसी में ई माइनस कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर दिया आपने, ये तो है, इस पे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, ये दोनों तो बैलेंस हो गए। इंप्लाइज दैट नेट ई की बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा बिल्कुल इक्वल ना, ई प्लस ई माइनस, यानी क्या लिख सकते हो, ई कॉस थीटा, ई माइनस का भी मैग्नीट्यूड ई के बराबर, यानी ई कॉस थीटा, यानी क्या आ गया ये ई नेट इज इक्वल्स टू 2 ई कॉस थीटा। अब आपको ई की वैल्यू पता है, कॉस थीटा निकाल के पुट कर दिए, काम आसान हो गया। इंप्लाइज दैट ई नेट इट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई, कितना ये ना, किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
ठीक, cos थीटा क्या हो जाएगा देखो, किसी भी ट्राइंगल चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, cos थीटा क्या आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल्स L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं कुछ ऐसा लिख दे रहा हूँ, रूट को हटा के इसको ऐसे 1/2, बेसिस सेम होने पे पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। और ऊपर चेक करो जरा, कुछ और लिख सकते हो, देखो 2 इंटू क्यू इंटू एल को क्या लिख सकते हो, P डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल, यानी E नेट इज इक्वल्स टू क्या बेटा, इसको लिख दिया K एज इट इज, और ये हो गया P, Kp अपॉन बेसिस से उन्हें पावर ऐड किया आपने, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E नेट इज इक्वल्स टू Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब केसेस कैसे बनेंगे इसमें देखो, इसमें ही समझ लो। नॉर्मली जो ये 2l लेंथ होगी ये बहुत ही क्या होगी, छोटी होगी, यानी l लेंथ बहुत ही छोटी होगी, जिसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। केस 1 when l is very very less than r, l बहुत छोटा होगा तो l can be neglected, नेग्लेक्ट कर सकते हो, जरा नेग्लेक्ट करो भाई। तो E नेट का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, K P बाई L को छोड़ दिया तो R स्क्वायर की पावर 3/2 ना, R की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, E नेट इज इक्वल्स टू KP बाई R क्यूब। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन बात करें, पहले देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ। ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी कि डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा है, ये है वेक्टर P, और इसकी वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो कैसी जा रही है, बिल्कुल ये आई कैप के लॉग एक्स एक्सिस के लॉग, और ये किधर जा रही है, माइनस आई कैप के लॉग, यानी ऐसे। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर जा रही है, माइनस आई कैप के लॉग। तो जरा मुझे बताओ कि डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना बनता है भाई, 180 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, E नेट इज भाई यही वेक्टर है, ये सब तो कांस्टेंट ही है, यानी E नेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यस, माइनस KP बाई R क्यूब। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर P दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है भाई आपको, जो भी लिखवाने जा रहा हूं। इसका मतलब एंगल बिटवीन E net and dipole moment is कितना बेटा, 180 डिग्री, जबकि एक्सियल लाइन में कितना आता था, 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। एक्सियल लाइन के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना आएगा, 0। इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री, बिल्कुल पाई का डिफरेंस आता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक डिडक्शन आप कह सकते हो कि अगर मान लो मैं किसी एक्सियल लाइन पर ही r डिस्टेंस पर उसी डाइपोल की वजह से, देखो ये हो गया, ये कहना चाह रहा हूं, वैसे मान लो ये डाइपोल था, इसी डाइपोल के लिए सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी आपने, E एक्सियल आपने निकाला था बेटा 2kp बाई R क्यूब, है ना, कहां पर था ये, एक्सियल लाइन पर। अच्छा, इसी डाइपोल से r डिस्टेंस पर ही इक्वेटोरियल लाइन पर आपने निकाला E इक्वेटोरियल, कितना निकाला आपने भाई, ये निकाला kp बाई R क्यूब, kp बाई R क्यूब। इन दोनों में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं भैया r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है और r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसी डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, या उसी डाइपोल से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पे ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा एक्सियल लाइन पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आती है, डाइपोल की वजह से r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, उसी डाइपोल की वजह से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि देखो ये दिख रहा है, ये kp बाई R क्यूब, ये तो लिखा है kp बाई R क्यूब, यानी इस kp बाई R क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 ऐसे रहने दो, और kp बाई R क्यूब जगह क्या लिख दो बेटा, इक्वेटोरियल, E
इक्वेटोरियल। रिलेशन क्या मिला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सवाल इससे बोर्ड में लेके कॉम्पिटिशन बहुत अभी सवाल करा रहा हूँ आपको, इस पे बहुत बड़े सवाल आता है। ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, मतलब कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर डिस्टेंस पर ही, वो आर डिस्टेंस के इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 2 टाइम्स होती है, 2 गुना ज्यादा होती है। जैसे मैंने कहा कि इस डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पर ई इक्वेटोरियल मान लो मैंने कहा 4 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे गई 4 न्यूटन कूलम, सॉरी 4 न्यूटन पर कूलम। अगर मैंने इतना कहा है तो मैं आपसे पूछूं भैया ई एक्सियल बताओ फिर कितना होगा। ई एक्सियल की वैल्यू उसी डिस्टेंस पर, तो क्या हो जाएगी वो 8 न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। इसको याद रखना हमेशा कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस पर ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस, यानी ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक, अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ, करा देते हैं क्वेश्चन आपको। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताने वाले हैं, याद रखने वाले, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, एक जगह नोट करा देता हूँ, उन बातों को याद रखिएगा। इतनी बातें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, वेक्टर पी इज इक्वल्स टू क्यू इनटू 2n, वेक्टर क्वांटिटी होती है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। किसी डाइपोल की वजह से नेट चार्ज 0 होने के बावजूद भी उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वजह बता चुका हूँ। कहाँ कहाँ होती है अभी तक निकाला, एक्सियल लाइन पर निकाला 2kp/r3 वेक्टर फॉर्म में, या 2kp/r² 3/2। एंगल कितना होता है बेटा एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में, 0। ऐसे ही आपने इक्वेटोरियल की वैल्यू निकाली थी -kp/r3 kp/r² + l² 3/2। एंगल कितना होता है E और P के बीच में 180 डिग्री, और E एक्सियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 इक्वेटोरियल। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। इन बातों को याद रखेंगे तभी अगला जो जनरल केस है ना वो निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है भाई देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन इज E एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। मतलब पहले तो डायग्राम रफली ऐसे बना लिया करो ना अपने। एक डाइपोल है -q + q, इस छोटा अधो क्या कहा गया है, स्मॉल डाइपोल, मतलब क्या है वो 2l, यानी l लेंथ बहुत ही क्या है, छोटी, बहुत स्मॉल है ना। मतलब स्पेशल केस अपने आप को क्या दिया जाएगा, नॉर्मली दे देते हैं आपको खुद ही। ऐसे किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर देखो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से r पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक्सियल लाइन पर, E पर है, ये दिया गया है। इस डाइपोल की वजह से सेंटर से r पॉइंट पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन टू हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो क्या करोगे, मान लेंगे भाई लेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन at a distance x, electric field will be E। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड will be E, मान लिया भाई कि सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E होगी। मतलब आपने कहा कि ये E और ये E दोनों फिर सेम होनी चाहिए, implies that E एक्सियल का फॉर्मूला लगाओ भाई। अब एक्सियल लाइन, ये फॉर्मूला स्मॉल डाइपोल के लिए क्या 2kp/r डिस्टेंस पे कहा गया था r2, और E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बेटा होता है kp, और कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हो, x डिस्टेंस पर, यानी क्या x3। अब आपने कहा है कि जैसे ही डिस्टेंस x कर दोगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। implies that these two electric field will be same at this distance, यानी 2kp/r³ is equals to kp/r³, x3, ठीक है। kp से kp कट गया, यही x तो निकालना था, x³ ऊपर लेके चले जाओ, r³ इधर चला गया बेटा, नीचे आ गया 2, क्यूब रूट निकालो, यानी कि x is equals to r/cube root of 2. This will be the distance on equatorial line, that is x, at which the electric field will remain same. अब इसको चाहो तो E एक्सियल बराबर 2 इक्वेटोरियल से भी कर सकते हो, ये भी एक अप्रोच था, ये ज्यादा आसान था इसलिए से करा दिया।
अब ई एक्सियल बराबर 2 इक्वेटोरियल लगाएंगे, वही लिखा ये ई एक्सियल बराबर ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, बात वही लिखी गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में नहीं आएगा। देखो अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली आपने किसी डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। जरूरी नहीं कि केवल इन्हीं दो केसेस में आपसे बात की जाए, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि इस डायपोल की वजह से, मान लो आपने अभी तक यही निकाला ना, इस डायपोल की वजह से ऐसे किसी पॉइंट पर या ऐसे किसी लाइन पर निकाला आपने। अब अगर कह दिया जाए यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल -q+q की वजह से कितना, तो कैसे बताएंगे? Neither this point is on the axial line nor this point on the equatorial line, then how will we solve? So for that cases we have the general formula, and the basic thing is that if we complete this general formula, with the help of this general formula we can easily evaluate the value of electric field at any point on axial and equatorial line. इसकी मदद से दोनों निकाल ले जाएंगे। ठीक, अब कैसे निकालते हैं भाई, बात इसकी करें हम। तो सपोज दैट आपके पास एक डायपोल है, -q और +q का एक डायपोल था। टोटल लेंथ इसकी 12 दी गई थी, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे इसकी। टोटल लेंथ इसकी 12 दी गई। ठीक है, नाउ वी वांट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, एंड दिस वेक्टर r या दिस पोजीशन वेक्टर r मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायपोल मोमेंट वेक्टर P। ये केस है आपका, और ये दोनों चीज आप बताई जाएगी। दो चीजें ऐसे कि जनरल केस के लिए आपको पता होनी चाहिए। पहला, कितने एंगल पर है डायपोल मोमेंट के साथ वो पॉइंट, और उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। यानी दो चीजें आपको बेटा पता होंगी, x and theta. X is the distance of the observation point from the center of the dipole, and theta is the angle made by this distance vector from the electric dipole moment. अगर ये दो चीजें आपको बता दी जाए ना, तो आप किसी भी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से चारों तरफ किसी भी पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस डाइपोल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और 60 डिग्री एंगल पर बताओ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पहुंच जाओगे नहीं इस पॉइंट पर। यानी इस पूरे स्पेस में, स्टूडियो स्पेस में जहां भी आपको पहुंचना है, आपको वहां पहुंचने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, x और एक थीटा। तो मैंने आपसे कहा है कि आप, हम लोग जो भी केस ले रहे हैं, हमने कहा कि r डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ द डायपोल से r डिस्टेंस पर, यानी x कितना है r, और थीटा एंगल पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब इसमें जो बुक्स वाला अप्रोच है ना, हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। बुक्स में कुछ अजीब टाइम लंबा सा डेरिवेशन दिया गया, उतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि बोर्ड में बेटा इसका डेरिवेशन डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है, तो उतना लंबा डेरिवेशन करना क्यों। एक और तरीका है, उसको इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं इसको। चलो, तो इसमें हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने क्लास 11 में दो चीजें पढ़ी थी वेक्टर्स में। एक आपने पढ़ा था वेक्टर्स को स्प्लिट करना, वेक्टर आर को पी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में स्प्लिट करते थे, या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था आपने, किसी दो वेक्टर को कंपोजिट करना। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स के स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये वेक्टर पी दिख रहा है आपको, माइनस से प्लस। इस वेक्टर पी के दो कंपोनेंट में आओ, इसको स्प्लिट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर पी का इस एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल पर कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस थीटा। ये देखो वेक्टर पी इस एक्सिस के साथ, यानी वो डिस्टेंस वेक्टर आर के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो वेक्टर पी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, पी कॉस थीटा। ठीक है, और इस पी कॉस थीटा से बिल्कुल 90 डिग्री पर कौन सा कंपोनेंट होगा, दूसरा वाला, यानी कि कुछ ऐसा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा। अब हमको वेक्टर P के दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक मिला P cos थीटा, एक मिला P sin थीटा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते थे हम, वही तो आती थी एक्सियल लाइन पर 2kp/r³ एक्सियल पर, और इक्वेटोरियल पर कितनी आती थी बेटा, kp/r³। ये निकालते थे आप। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस, ये दो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमने इस वेक्टर P को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, P cos थीटा और P sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अभी तक जैसा हम निकालते थे कि एक बार माइनस की वजह से निकाला, फिर प्लस की वजह से निकाला, फिर दोनों को ऐड किया, हम ऐसा नहीं, बुक्स में यही किया गया है। एक बार माइनस क्यू की वजह से P पर निकाला है, फिर प्लस क्यू की वजह से P पर निकाला, फिर दोनों को क्या किया, ऐड किया। लंबा प्रोसेस जाता है। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर P के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड P की वजह से ही मिलने वाली, डायपोल मोमेंट का ही रोल उसमें आने वाला है। हमने वेक्टर P को दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, एक लिखा P cos थीटा, एक लिखा P sin थीटा। अब सर देखो कि इस P cos थीटा डायपोल वाले के लिए ये पॉइंट P उसके इक्वेटोरियल लाइन पर ही तो है। जैसे इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करके बनाओ, देखो ये मैंने बनाया P cos थीटा,
पी कॉस थीटा, और इसी पी कॉस थीटा के लाइन पर ही तो है पॉइंट पी, यानी इसी पर तो कहीं है पॉइंट पी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस डाइपोल के लिए पॉइंट पी क्या है उसकी एक्सियल लाइन पर है। सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन फॉर पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट। तो ये बताओ इस डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, तो इस पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ड्यू टू एक्सियल लाइन वाला ना, एक्सियल लाइन पर क्या हो जाएगा 2 के पी की जगह बेटा कौन सा डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, डिस्टेंस आर क्यूब। अच्छा इक्वेशन नंबर, अब सोचो इस पॉइंट पी पर इस डाइपोल मोमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से होती है। हमने इस डाइपोल मोमेंट के दो पार्ट्स ब्रेक किए थे, हमने इस पॉइंट पी पर cos थीटा की वजह से एक्सियल वाला निकाल लिया, अब इस पॉइंट पी पर इसकी वजह से भी तो होगा, दूसरे वाले कंपोनेंट की वजह। ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरे वाले कंपोनेंट पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट पी कहां पर है उसके इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी तो कितना है 90 डिग्री बन रहा है। देखो ये पी साइन थीटा ऐसे, ये हो गया पी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, और पॉइंट पी यहाँ कहीं है, ये ऐसे कितना बन रहा है 90 डिग्री है। यानी कि अगर मैं कह दूं ये आपका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है, तो ये पॉइंट पी कहां पहुंच गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पहुंच गया। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा वी कैन से दैट ऑल्सो पी यानी पॉइंट पी लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन फॉर किसके लिए, ये पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी कहां पर उसके इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 10 ई इक्वेटोरियल, किसकी वजह से पी साइन थीटा की वजह से कितना होगा, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है केपी बाई आर क्यूब, यानी के पी का मतलब बेटा कौन सा पी, पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। यानी इस पॉइंट पी पर हमें दो चीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक पी कॉस थीटा की वजह से और एक पी साइन थीटा की वजह से। अब और डायरेक्शन की बात करें होगी कैसे भाई, अब जरा याद करो एक्सियल है वो, ये एक्सियल लाइन पर है, और मैंने आपसे कहा था एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम होती है। कितना एंगल बनता था उसको 0, यानी एक्सियल लाइन पर जो आपका है एक्सियल लाइन पर इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो होगी और डाइपोल मोमेंट भी इधर ही होगा, तभी तो एंगल 0 बनेगा। पी कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एंगल कितना होगा 0 होगा। तो ये हो गया ई एक्सियल, किसकी वजह से बेटा पी कॉस थीटा की वजह से। अच्छा पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये केपी साइन थीटा बाई आर की, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कैसे होते हैं 180 डिग्री पर होते हैं। यानी इस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट किधर है ऐसे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बिल्कुल अपोजिट, यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, ये हो गई ई इक्वेटोरियल, किस कंपोनेंट की वजह से पी साइन थीटा। तो बताओ ना इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, काम खत्म, अब दिख गया ना, ये जाना पहचाना था, ये कुछ ऐसी होगी ना, ये दिस विल बी द ई नेट जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या होगी ई नेट, मिटा दे रहा हूं, दिस ई विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ वही ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल cos थीटा, ये 90 डिग्री होगा, देखो ये 90 डिग्री से भी कितना 90 डिग्री होगा cos 90 0, बाकी खत्म, छोड़ो लिखना ही नहीं। आई 6 सॉल्व करना, e इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई एक्सियल कितना निकाला भाई ये, तो सॉल्व करके देखो स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 3 का स्क्वायर यानी कितना बेटा r की पावर 6 प्लस e इक्वेटोरियल निकाला था kp sin थीटा बाय r क्यूब, इसका स्क्वायर करो यानी कि k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय r की पावर 6 जुड़ जाएंगे दोनों, नीचे एलसीएम ले लो, इसका r की पावर 6 आ जाएगा एलसीएम, ऐड करो तो हो जाएगा क्या, कम और भी कर लो ना, देखो k स्क्वायर p स्क्वायर k स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, एक साथ करो k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r पावर 6 k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r पावर 6 कॉमन कर लो,
ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई आर टू द पावर 6 कॉमन करो, यहाँ क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, बाकी सब बाहर, यहाँ ये बाहर आगे क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक, 4 cos स्क्वायर थीटा तो बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी E इज इक्वल्स टू k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r की पावर 6, रूट के बाहर निकालो क्या आएगा बाहर k p बाय r की पावर 3, k का रूट बाहर k, p का स्क्वायर बाहर p, r की पावर 6 का r की पावर 3 अंडर रूट क्या बताया था 4 cos स्क्वायर थीटा तो लिखोगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, यानी क्या बचेगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। This will be the electric field at point P due to the dipole which is placed at an angle theta from the dipole moment। ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड होगा इसका। ठीक, अच्छा ये मैग्नीट्यूड अगर आपको मिल गया तो अब डायरेक्शन की बात करें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या करना पड़ेगा, मान लो लेट दिस E makes an angle, let E net makes an angle अल्फा with किसके साथ E axial के साथ हमने माना है भाई, E axial के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, टेंजेंट निकाल दो, tan ऑफ अल्फा निकाल दो, डायरेक्शन पता चल जाएगी। tan ऑफ अल्फा क्या होगा भाई, देखो tan ऑफ अल्फा क्या करना पड़ेगा, इस पैरेललोग्राम को पूरा करना पड़ेगा, इसके पैरेलल इधर एक खींचोगे और इसके पैरेलल इधर से एक ड्रॉ होगा, ये आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब इसमें देखो अल्फा ये है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो जो tan ऑफ अल्फा है वो क्या आ जाएगा भाई, देखो E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल ही तो है ना, E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल। अब E इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी थी बेटा, kp sin थीटा बाई r क्यूब, kp sin थीटा बाई r क्यूब डिवाइडेड बाई E एक्सियल, E एक्सियल इधर था ना, तो मल्टीप्लाई कर दो पलट के इसको, यानी इनटू r क्यूब अपॉन 2 kp cos थीटा, r क्यूब से r क्यूब कटा, kp से kp कट गया, क्या बचा sin बाई cos क्या आता है tan, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 sin थीटा बाई cos थीटा और tan थीटा, दैट इज हाफ tan थीटा, यानी टोटल जो आप कह सकते हैं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू और हाफ ऑफ tan थीटा, तो अल्फा निकाल सकते हो यहाँ से, अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ लिख दें, इधर तो छोटा लिख दे रहा हूँ, hence अल्फा इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, सिंपल सा, यानी अल्फा इज इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर निकलेगी उसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आएगा, kp बाई r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब ये वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, जो आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली वैल्यू निकाली थी उसको आप इसी फॉर्म में निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो अगर हम बात करें कि इस फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले की मदद से एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू निकालनी हो तो देखो क्या हो सकता है, मैंने कहा फॉर एक्सियल लाइन, अभी तक तो ये पॉइंट P थीटा एंगल पर था ना r डिस्टेंस पर, अब मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट P एक्सियल लाइन पे कहीं आ जाए, मान लो यहाँ पे आ गया या यहाँ मान लो यहाँ पे आ गया, तो देखो पॉइंट P यहाँ पे ले आओ, ये पॉइंट P अभी तक यहाँ पर है, यहाँ पर, अब यहाँ से भी यहाँ पे आएगा, देखो थीटा एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, और जैसे ये पॉइंट P बेटा यहाँ पहुँचेगा तो इस वक्त तो ये r और वेक्टर P दोनों एक लाइन में आ गए, r भी यहाँ पहुँच गया, वेक्टर P भी इधर पहुँच गया, यानी P cos थीटा, या ओवरऑल कह सकते हो कि थीटा एंगल कितना हो गया 0, यहाँ थे अब यहाँ पे आ गए, तो थीटा एंगल था क्या, इस वेक्टर P से इसके बीच की डिस्टेंस एंगल ना, अब तो यही पहुँच गया, वेक्टर P और इसके बीच एंगल कितना बना 0, यानी फॉर एक्सियल लाइन थीटा इज व्हाट 0, implies that E की वैल्यू देखो पुट कर दो, kp बाई r क्यूब विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर ऑफ 0, cos 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, यानी क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 kp, ये जो था एक्सियल लाइन पर इक्विवेलेंट फार्मूला 2 kp बाई r क्यूब, और क्या था इक्वेटोरियल पर
ये पॉइंट P इस डाइपोल के बेटा इक्वेटोरियल लाइन यानी यहाँ कहीं पहुंच जाए। जब इक्वेटोरियल लाइन पर पहुंचेगा ये, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि नीचे लिख दे रहा हूँ फॉर इक्वेटोरियल द थीटा शुड बी 90। पॉइंट P यहाँ पहुंच गया भाई, तो ये हो गया R, ये हो गया P, तो R और P के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है cos 90 कितना हो जाएगा 0, यानी E इज इक्वल्स टू के P बाई R क्यूब विद इन ब्रैकेट्स 1 प्लस ये पूरा ब्रैकेट 0 जाएगा, 0 1 का रूट भी बनी जाएगा, यानी कि E इज इक्वल्स टू के P बाई R। ये आ गया आपका, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन भी ये निकाल सकते हो, एक्सियल लाइन भी ये निकाल सकते हो। तो इसलिए जनरल केस पढ़ते हैं, जनरल केस पढ़ने के बाद चीजें आसान हो जाती है, आराम हो जाती है, मैंने एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों से आराम से निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ तक बातें पढ़ लीजिए। इस पे बेटा न्यूमेरिकल एज सच कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। ठीक है, आप बोर्ड जो आपके कॉपीज में भी आपके नोटबुक्स में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें सब बता दिया जाता है कि एक डाइपोल से इतने डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर बताओ, उसको रख के सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस वो मैंने आपको करा दिए। मैं आपको एक चीज में और बता, अभी स्लाइड फॉर्म में वैसे मैं लिख दूंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे गए। ठीक है, लास्ट में मैं अभी स्लाइड पे आपको लिख देता हूँ कितने क्वेश्चंस में पूछेंगे, कितने टाइप के, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इसमें और क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इतनी बातों को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग का शायद अब हम पढ़ेंगे टॉर्क, कि अगर इसी डाइपोल को, जो डाइपोल है इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, और उसकी वजह से इसमें कुछ वर्क वगैरह होता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, वहां पर न्यूमेरिकल उठाऊंगा मैं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल वहां पे आप कराएंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, कुछ 4 या 5 टाइप के पिटे ऐसे न्यूमेरिकल टाइप्स हैं, वो मैं आपको करूँगा। ठीक, इतनी बातों को पढ़ लीजिए। तब तक ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।